नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एसजीपीजीआई की थर्ड शिफ्ट के पेपर के आंसर की डिस्कस करेंगे। इस पेपर से हमें करीबन 65 प्लस क्वेश्चंस मिले हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे। देन इसके बाद में हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर भी डिस्कस करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया है वो हमें क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और जिन्होंने थर्ड शिफ्ट का पेपर दिया है वो भी अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। 65 क्वेश्चंस तो हम बता ही रहे हैं, यानी कि 65 प्लस क्वेश्चंस। तो इनके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो चलिए हम फटाफट से इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे और क्या क्या आपको आंसर्स करने थे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे अलग क्वेश्चन आया होगा, लेकिन जो भी हमें क्वेश्चंस मिले हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए आपको पूछा गया था क्रॉन्स डिजीज इज, क्रॉन्स डिजीज से आप क्या समझते हैं या फिर क्रॉन्स डिजीज क्या है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था इन्फ्लामेशन ऑफ बॉवेल। बॉवेल के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? क्रॉन्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल कंपोनेंट इन्वॉल्व इन जीसीएस एक्सेप्ट। जीसीएस का मतलब है ग्लासगो कॉमा स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल। तो जीसीएस के सभी क्या है? कंपोनेंट है, एक को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग दी गई हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए जीसीएस का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, तो वहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑडिटरी रेस्पॉन्स, या फिर ईवीएम के अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था वही ऑप्शन आपको वहाँ पे चूज करना था। ईवीएम यानी कि आई, वर्बल एंड मोटर, ये तीनों रेस्पॉन्स हम जीसीएस यानी ग्लासगो कॉमा स्केल के अंदर असेस करते हैं। बाकी आप यहाँ पे कंप्लीट रैशनल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च्ड इन। जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, और ये राजस्थान सीएचओ 2020 में भी पूछा गया था, और यही क्वेश्चन एसजीपीजीआई में फिर से रिपीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था 1952, 1952 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको डेट से संबंधित पूछा गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड इन। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था, ये आपको सिंपली पूछा गया था। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करना था 1986, 1986 में। देखिए फिर से आपको डेट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था, और ये आप सभी को आता भी है और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा भी है, क्योंकि एम्स में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपको पूछा जा सकता है। तो जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है वो 2017 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था, और ये शायद फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर अपना जरूर बताइए, क्वेश्चंस जो भी आपको पूछेंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई के अंतर्गत कौन सा एक इक्विपमेंट नहीं आता है, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर आप लोगों को राइट आंसर करना था गैजेट्स। क्या करना था? गैजेट्स। ये एक गलत ऑप्शन था। बाकी जो तीन ऑप्शंस आपको दे रखे थे, गाउन, ग्लव्स एंड गॉगल्स, ये सभी के सभी क्या है? पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, मेन पर्पज ऑफ जेएसवाई। क्या है जेएसवाई? जेएसवाई है जननी सुरक्षा योजना। जेएसवाई जो है ये 12 अप्रैल 2005 में, 12 अप्रैल 2005 में जो है इसको लागू किया गया था, यानी ये लॉन्च की गई थी जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना। तो आपको यहाँ पर सवाल में ये पूछा गया था कि इसका मेन पर्पज क्या है, जेएसवाई क्यों चलाएगी, इसका पर्पज क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था टू रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। जो भी न्यूबॉर्न या फिर न्यूनेटल जो भी मॉर्टेलिटी रेट है या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करने के लिए जेएसवाई यानी जननी सुरक्षा योजना चलाई गई थी, और ये कब लॉन्च हुई थी? 2005 में। याद रखना, आगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीआर। सीपीआर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन सीपीआर कंप्रेशन एंड रेस्पिरेशन रेशियो इज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्रेशन और रेस्पिरेशन का रेशियो कितना होता है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। एडल्ट 1 के अंदर शायद ये आप लोगों को पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था 30:2। 30 जो है कंप्रेशन रेशियो होता है और 2 जो है वो रेस्पिरेशन रेशियो और होता है, ये रेस्पिरेशन रेशियो होता है। ठीक है, अब आपको एक सिंपली अलग से एक क्वेश्चन और पूछा गया था सीपीआर से, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कंप्रेशन रेट। सीपीआर के अंदर जो कंप्रेशन रेट होती है वो कितनी
होती है, ये आपको सिंपली पूछा गया था। और वहाँ पे ऑप्शंस में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था 100 to 120, 100 से 120 जो है इतने कंप्रेशन पर मिनट देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मॉनिटर द फिटल एंड मैटरनल कंडीशन बाय, यानी जो फिटल और जो मैटरनल कंडीशन होती है इसको मॉनिटर करने के लिए क्या यूज लेते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ जो है वो हम यूज़ करते हैं फिटल एंड मैटरनल कंडीशन को असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पार्टोग्राफ द अलर्ट लाइन इज, यानी कि आपको पार्टोग्राफ से सवाल तो पूछा गया था, लेकिन पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन को लेकर आपको सवाल पूछा गया था कि अलर्ट लाइन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था स्टार्ट फ्रॉम 4 सेंटीमीटर डायलेशन मूविंग अपवर्ड विथ 1 सेंटीमीटर पर हावर डायलेशन, यानी ये 4 सेंटीमीटर डायलेशन से स्टार्ट होती है और ये अपवर्ड चलती है, यानी कि यहाँ से जैसे मान लीजिए स्टार्ट हो रही है तो ये अपवर्ड चलेगी। कैसे चलेगी? अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं चलेगी, अपवर्ड चलेगी। जिन्होंने भी डाउनवर्ड किया था उनका आंसर तो 100% गलत है ही, और जिन्होंने अपवर्ड में भी 2 सेंटीमीटर किया है उनका आंसर भी 100% गलत है। जिन्होंने 1 सेंटीमीटर पर हावर डायलेशन से अपवर्ड की तरफ पार्टोग्राफ की अलर्ट लाइन को भेजा है वो जरूर आगे यानी चोटी तक पहुंच पाएंगे, वो आगे अपना सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से अलर्ट लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर रेशनल में आप और देख सकते हैं, वैसे वही चीज़ है जो आपको आंसर में बताई है। चलिए अगला क्वेश्चन अपगार स्कोर से पूछा गया था। पूछा गया आपको कि अपगार स्कोर आप न्यूबॉर्न बेबी में चेक करें या फिर असेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया था कि मॉडरेट डिस्ट्रेस में कितना अपगार स्कोर होगा, सिंपली आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था 4 to 6, मॉडरेट डिस्ट्रेस 4 to 6 आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, बीसीजी वैक्सीन जो है वो किससे प्रिवेंट करती है? बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंटेड बाय, तो ये तो आप सभी ने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी अच्छे से, बहुत बार एग्जाम में देखा भी है, टीबी से। बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग, आपको पूछा गया था कि फर्स्ट लाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो फर्स्ट लाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, बाकी जो भी ऑप्शंस दिए गए थे वो गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ए टेम्पररी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन की लैंग्वेज दोस्तों चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोगों को पूछे गए थे कि जो टेम्पररी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है कौन सा है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दिए गए थे, तो वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था अंतरा। जो अंतरा है वो क्या है? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है आप बोल सकते हैं, ये टेम्पररी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है अंतरा, और ये आप अभी चल भी रही है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट। शायद ये कंप्लीट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि पेशेंट है और ऐसी कौन सी वो एक्टिविटी है जिसमें पेशेंट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था डोर हैंडल्स, यानी आपने किसी दरवाजे को या फिर दरवाजे का जो गेट होता है उसको आपने छुआ है तो वो पेशेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता है। बाकी जो अदर आपको ऑप्शंस दे रखे थे जैसे स्टेथोस्कोप है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, या फिर पल्स ऑक्सीमीटर है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे, तो ये तो पेशेंट से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएंगे। स्टेथोस्कोप से आप चेक करेंगे, बीपी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे तो भी पेशेंट के टच होगा, और जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है वो भी डायरेक्टली पेशेंट के टच होगा, लेकिन डोर हैंडल्स जो है ये डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था एपिसियोटोमी परफॉर्म व्हेन, यानी कि एपिसियोटोमी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एपिसियोटोमी का परफॉर्म करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो शायद यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, ऑप्शंस मिले नहीं, यानी कि जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उस दौरान एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाती है। और कब करते हैं? क्राउनिंग जब होती है। क्राउनिंग का मतलब होता है कि जो बेबी है उसका हेड जो है वो आपको विजिबल हो जाए, और विजिबल होने के बाद में जब ऐसा लगता है कि ये बेबी का हेड जो है वो एक्सपेल आउट नहीं हो सकता, इजीली एक्सपेल आउट नहीं हो सकता है, तो फिर एपिसियोटोमी है वो परफॉर्म की जाती है। और मोस्ट कॉमनली मेडियोलेटरल जो कट लगाया जाता है वो एपिसियोटोमी में लगाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शंस नहीं मिल पाए, तो जिनके ऑप्शंस पता है वो हमें बता सकते हैं, अदरवाइज यानी कि जो बेबी का हेड है वो जैसे विजुअल होगा उसके बाद में जो है हम एपिसियोटोमी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 डायमेंशनल एवी एड इज। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कौन सा एक 3 डायमेंशनल एवी एड है, वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था पपेट्स,
यहाँ पे शायद एल लग गया, कोई बात नहीं। पपेट्स यानी कि जो कठपुतली का खेल होता है वो 3 डायमेंशनल एविएड का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि थर्ड जनरेशन की कौन सी एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था प्रोजेस्टेट। प्रोजेस्टेट जो है वो आपकी थर्ड जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की आपको डेफिनेशन दी गई थी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट जो है सर्कुलेट हो रहा है और वो प्रेशर दे रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। फिर आपको एक मतलब कंप्लीट डेफिनेशन दी गई थी, तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पोजीशन गिव टू द कोविड पेशेंट, यानी कि कोविड से सफ़र कर रहा पेशेंट था और आपको बताया गया था कि ये पेशेंट है, तो आप एज नर्स कौन सी पोजीशन इस पेशेंट को देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था हेड एक्सटेंडेड प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन देनी है और हेड जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ताकि जो एयरवे है वो क्लियर रहे और अच्छे से ब्रीदिंग कर पाए, और जो लंग्स है वो प्रॉन पोजीशन देने से थोड़े से एक्सपांड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नोज ब्लीडिंग। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। नोज ब्लीडिंग का आपको नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा गया था कि आप क्या करेंगे अगर कोई पेशेंट है और उसको नोज ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था सीटिंग अपराइट, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड एंड पिंचिंग बोथ नॉस्ट्रिल्स सेट ऑफ 5 to 10 मिनट्स, या फिर हो सकता है 5 to 10 मिनट ना देकर आपको डायरेक्टली यही दिया गया होगा कि पिंच करके रखना है। तो यानी कि पेशेंट जो है उसको अपराइट पोजीशन देनी है, सीटिंग अपराइट पोजीशन देनी है, देन लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, पेशेंट को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका देना है और उसके जो नोज है उनको पिंच करके रखना है। ये सिंपली आपको वहाँ पे राइट आंसर करना था, लेकिन वहाँ पे फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड या फिर डाउनवर्ड इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होंगे, लेकिन आपको ये जो एग्जैक्ट जो आंसर करना था वो आपको यही करना था, सिटिंग अपराइट, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड एंड पिंचिंग बोथ नॉस्ट्रिल्स फॉर 5 to 10 मिनट्स। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। नोज ब्लीडिंग की जगह जो मेडिकली जो टर्म यूज ली जाती है वो भी आपको दी जा सकती है एपिस्टाक्सिस। एपिस्टाक्सिस का आपको मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 कंटामिनेटेड वेस्ट डिस्पोज्ड इन। कोविड-19 से 10 क्वेश्चन सेपरेटली पूछे गए थे, तो वहाँ पर आपको पूछा गया था कि कोविड-19 से जो भी कंटामिनेटेड वेस्ट है उसको किस बैग में डिस्पोज करेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था येलो बैग। येलो बैग के अंदर इनको डिस्कार्ड करना है। और यहाँ पे जब BMW की बात आ रही है तो शायद एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, और देखिए ये आ ही गया है, द ग्लासवेयर आर डिस्कार्डेड इन विच टाइप ऑफ बैग। जो भी ग्लासवेयर होते हैं यानी कांच के जो टुकड़े होते हैं उनको किस बैग के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था ब्लू बैग। ब्लू बैग के अंदर क्या करते हैं, ग्लासवेयर जो भी होते हैं कांच के जो भी टुकड़े होते हैं उनको ब्लू बैग के अंदर डिस्पोज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर से रबर, आर से रबर याद रखना, और वाई से तो आप सभी को पता ही है एनाटॉमिकल वेस्ट जो भी होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होती है, एक्सपायर्ड जो भी मेडिसिन होती है वो भी येलो बैग के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ब्लू बैग के अंदर क्या बच गया, जो भी कांच के टुकड़े हैं वो सारे के सारे ब्लू बैग के अंदर आ जाएंगे। ब्लैक बैग के अंदर जो भी जनरल वेस्ट होता है वो आपका आ ही जाएगा। वाइट कंटेनर के अंदर जो भी शार्प मटेरियल निडल्स हो सकती है, ब्लेड हो सकती है, वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोविड-19 का, फिर से क्वेश्चन आ चुका है। कोविड-19 सैंपल कलेक्शन रिगार्डिंग आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि कोविड-19 के जो सैंपल लेते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दे रखे थे वो तीनों के तीनों सही थे कोविड-19 सैम्पलिंग के रिगार्डिंग। एक जो गलत था वो कौन सा था, एक्सेप्ट से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ट्रांसपोर्ट इन कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में सिर्फ ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं हम, वैक्सीन्स, जो भी वैक्सीन्स होती है उनको हम कोल्ड चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के जो भी सैंपल होते हैं उनको कोल्ड चेन में ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका जो एक्सेप्ट का क्वेश्चन था इसका राइट आंसर आपको ट्रांसपोर्ट इन कोल्ड चेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन कोविड सैम्पलिंग द स्ट्रिप आर रोल एंड in a nasopharyngeal and keep for few seconds, what is the reason to strip kept in few seconds। यानी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड सैम्पलिंग आप कर रहे हैं, कोविड का सैंपल आप ले रहे हैं, आप स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, डब कर रहे हैं, है ना, और फेरिंजियल से आप क्या कर रहे हैं, वो सिक्रेशन ले रहे हैं।
अब आपको ये पूछा गया था कि यहाँ पे आप इसको रब करेंगे, डब करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इसको आप कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे रखते भी है। ऐसा थोड़ी है कि आपने रोल किया और डब किया और बाहर निकाल लिया। कुछ सेकंड्स के लिए, हो सकता है 2-3 सेकंड्स आप वहाँ पे उसको रोक के रखेंगे। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये आप जो रोक के रख रहे हैं वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए, वो क्यों रोक के रख रहे हैं। वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था एब्जॉर्ब द सिक्रेशन। जो सिक्रेशंस है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब होंगे तो रिपोर्ट जो है वो अच्छे से आ पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल ले रहे हैं उस दौरान कुछ सेकंड्स के लिए उस स्ट्रिप को वहाँ पे रोक के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन है जिसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 है, और आपको वहाँ पे पूछा गया था कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा आंसर करना था नॉर्मल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 टू 80, और यहाँ पे क्या हो रहा है बिल्कुल 120 और 80 से कम है, तो ये क्या है नॉर्मल है। अगर 130 या फिर 140 से अबव देते हैं, 140/88 या फिर 90, तो वो अपन टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड अलग अलग हम डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू आपको दे रखी थी। चलिए ब्लड प्रेशर के 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो नॉर्मल वाला हो ही चुका है, एक दूसरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपको पूछी गई। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग प्रिकॉशन द थर्ड साउंड आर अकर्स सराउंडेड टिश्यूज इन लीवर, स्प्लेन एंड किडनीज, यानी कि जो भी परकोशन के दौरान जो साउंड्स सुनाई देती है, अचानक से जो आपको साउंड सुनाई देती है, लीवर हो या फिर स्प्लीन हो, किडनी हो, है ना, इनके आसपास में जो भी साउंड सुनाई देती है वो किस प्रकार की साउंड होती है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपने बहुत बार ये पढ़ा भी है और एग्जाम में क्वेश्चन ये देखा भी है। डलनेस जो साउंड होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, डल आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन ट्यूमर सीन इन किडनी, किडनी में कौन सी ट्यूमर बच्चों के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था विल्म्स ट्यूमर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो विल्म्स ट्यूमर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन चिल्ड्रन विच टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर आर सीन इन, हो सकता है कुछ क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछा गया हो, यानी बच्चों के अंदर मोस्टली कौन सा जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ADHD, ADHD, ये आपको यहाँ पे राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पस्सीमर ट्रैक वाल्व इन ट्रैकियोस्टोमी यूजफुल इन, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगा होगा और ये आपने पहली बार नाम भी सुना होगा, है ना। होता है कुछ नया, आपको हर एक एग्जाम से सीखने को मिलता है, तो ये नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिला होगा इस पेपर से। पस्सीमोर ट्रैक वाल्व जो ट्रैकियोस्टोमी में यूज़ लिया जाता है, क्वेश्चन की लेंथ हो सकती है, मैं ऐसे नहीं कराऊंगी, इतना सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, लेकिन ये जो वाल्व है इसका आपको फंक्शन पूछा गया था कि ट्रैकियोस्टोमी में इसका काम क्या होता है, ट्रैकियोस्टोमी में क्यों यूज़ इसको लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग। पेशेंट को स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के लिए पस्सीमोर ट्रैक जो वॉल है वो ट्रैकियोस्टोमी में लगाया जाता है, इसलिए ये यहाँ पे यूज़फुल होता है। यहाँ पे देखिए PMV यानी पस्सीमोर ट्रैक जो वॉल्व है, इसकी अलग अलग साइज़ आपको दे रखी है। 005 वाला वाइट में होता है, 007 वाला एक्वा होता है, और यहाँ पे 2000 वाला क्लियर होता है, 2001 वाला पर्पल होता है। इस प्रकार से अलग अलग ही आते हैं, ठीक है। विच ऑल कैन बी यूज्ड विन द बोथ इंडिविजुअल्स स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग विथ ट्रैकियोस्टोमी एंड दोज विथ मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेशेंट ट्रैकियोस्टोमी पे हो या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हो, दोनों में ही ये लगते हैं और ये स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डैश इज परफॉर्मिंग ड्यूरिंग ऑनगोइंग नर्सिंग केयर, यानी कि आपको यहाँ पर ऑडिट का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नर्सिंग केयर है दौरान, मतलब ऑनगोइंग नर्सिंग केयर के दौरान जो ऑडिट होती है इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था कनकरेंट नर्सिंग ऑडिट। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता, कनकरेंट नर्सिंग ऑडिट। जिन्होंने ये आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल सही था। देखिए यहाँ पे एक कनकरेंट नर्सिंग ऑडिट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑनगोइंग नर्सिंग केयर। ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑनगोइंग नर्सिंग केयर में कौन सी ऑडिट होती है, तो कनकरेंट नर्सिंग ऑडिट जो है वो आपको राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट है, ए रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट इज परफॉर्म्ड आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द केयर फैसिलिटी यूजिंग पेशेंट रिकॉर्ड, यानी जो रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट होती है, इस प्रकार के आपको ऑप्शंस मिले होंगे। तो रिट्रोस्पेक्टिव जो नर्सिंग ऑडिट होती है उसका मतलब होता है कि पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है केयर फैसिलिटी से, उसको डिस्चार्ज करने के बाद में जो भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको उनका यूज़ करके हम पेशेंट के बारे में पता करते हैं, तो ये होती है आपकी रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट। तो ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बिहेवियरल साइंटिफिक थ्योरी या फिर बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो बिहेवियरल साइंटिफिक थ्योरी है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रिशन गाइडलाइन फॉर ए फर्स्ट 6 to 8 वीक आफ्टर कोलोस्टोमी सर्जरी, यानी कि एक पेशेंट था जिसकी कोलोस्टोमी सर्जरी हुई थी और आपको ये पूछा जा रहा था कि इस पेशेंट को कौन सी न्यूट्रिशनल डाइट 6 से 8 वीक, यानी जैसे सर्जरी होती है उसके बाद फर्स्ट जो 6 से 8 वीक होते हैं तब तक कौन सी जो डाइट है वो अवॉइड करनी है। यहाँ पे शायद इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। पेशेंट की जो डाइट है वो कौन सी अवॉइड करनी है, अवॉइड को लेकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था अवॉइड हाई फाइबर डाइट। इस कोलोस्टोमी के पेशेंट को हाई फाइबर डाइट नहीं देनी है। एडिक्वेट आप वाटर दे सकते हैं, बैलेंस डाइट आप दे सकते हैं, कोई भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इस पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, द नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट यानी NASG आर यूज्ड इन, जो NASG है या फिर नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट्स है, ये कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर यूज लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दे गए होंगे, यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था PPH। जिन्होंने APH किया है उनका आंसर तो गलत है, और जिन्होंने पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH किया है उनका आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं, NASG रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द यूट्रस एंड ट्रीट हाइपोवोलेमिक शॉक। वैसे तो आप सभी को पता है NASG के अंदर एंटी शॉक है, यानी कि ये शॉक से तो बचाएगी ही बचाएगी। तो ये रिड्यूस क्या मतलब जो ब्लड फ्लो है उसको रिड्यूस करवाएगी यूट्रस से, और ये हाइपोवोलेमिक शॉक से बचाएगी। इट कैन कीप ए वुमेन विथ PPH अलाइव फॉर अप टू 48 आवर्स, यानी जो PPH की महिला होती है उसके लिए ये यूज़ करते हैं विद इन जो 48 आवर ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो NASG है इसका यहाँ पे सवाल पूछा गया था और PPH आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज ए ग्लोबल टर्म यूज टू कवर माइनर साइकेट्रिक कंडीशन सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन एंड फोबिक न्यूरोसिस। ये एक माइनर साइकेट्रिक जो कंडीशंस होती है इनके लिए यूज होती है न्यूरोटिक डिसऑर्डर टर्म। इसमें कौन कौन सी आती है ध्यान रखिएगा, आगे यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मतलब मिल सकते हैं अलग अलग जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऑब्सेशन एंड फोबिक न्यूरोसिस है, ये सारे के सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डैश इज ए फॉल्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट्स इन्वॉल्विंग योर सेंसेज, साइट, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, जो भी मतलब आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, देखने और सुनने में, सिर्फ देखने और सुनने में आपको फॉल्स परसीव हो रहा है, यानी कि आपके सामने कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, तो वो किस प्रकार का मतलब किस प्रकार की टर्म है, आपको इस प्रकार से पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था हेल्यूसिनेशन। ये जो टर्म है वो कौन सी कहलाती है, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होता है और पर्सन को रॉन्ग परसीव होता है, और जो इल्यूजन होता है उसमें रियल में स्टिमुलाई तो प्रेजेंट होता है लेकिन पर्सन या फिर जो भी पेशेंट है उसको रॉन्ग परसीव होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरकारी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हेल्प सिंड्रोम को लेकर पूछा गया है। हेल्प सिंड्रोम का मतलब होता है हिमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हेल्प सिंड्रोम है वो कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था प्रीक्लेम्सिया। जिन्होंने प्रीक्लेम्सिया किया था उसको 1 नंबर यहाँ पे मिल गया था, और जिन्होंने प्रीक्लेम्सिया की जगह अलग ऑप्शन किया था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो सभी ने आंसर्स तो सभी के टच किए हैं, तो वहाँ पर आपको 0 नंबर मिल गया था। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट सभी को हुआ है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्नर सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली सीन इन। टर्नर सिंड्रोम मोस्टली किन में देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए जिनमें से आपको राइट आंसर करना था ओनली फीमेल्स। जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें टर्नर सिंड्रोम मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकल सेल एनीमिया इज। सिकल सेल एनीमिया को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार का डिसऑर्डर है। तो आपको वहाँ पे राइट आंसर करना था मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए ब्लड कैंसर कॉज्ड बाय द राइज इन एबनॉर्मल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। WBC के एबनॉर्मल नंबर बढ़ जाए बॉडी के अंदर, या फिर इस प्रकार के जो भी नंबर्स बढ़ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इस टर्म को क्या
किस नाम से जानेंगे? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क्ड बाय, यानी जो HPD है यानी हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर किसी भी पर्सन को होता है तो उस पर्सन में क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था अनस्टेबल इमोशंस ए डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए थे, तो ये जो ऑप्शन था वहीं आपको राइट आंसर करना था। देखिए यहाँ पे HPD यानी कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क्ड बाय द अनस्टेबल इमोशंस एंड डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। जो भी इमोशंस होंगे वो अनस्टेबल होंगे इस प्रकार के पर्सन के अंदर, और जो सेल्फ इमेज होगी वो भी डिस्टॉर्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग आर नॉट यूज्ड इन एक्यूट अस्थमा। एक्यूट अस्थमा में कौन सी ड्रग नहीं देंगे? 3 जो दवाई थी वो तो आपको देनी थी, लेकिन कौन सी नहीं देनी थी वो आपको पूछी गई थी 4 में से। तो वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ACE इनिबिटर। ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को देते हैं ACE इनिबिटर। हाइपरटेंशन में जैसे एम्लोडिपिन, ये हाइपरटेंशन में देते हैं। एक्यूट अस्थमा के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको ये ड्रग नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था अस्थमा को लेकर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज इन रिलैक्सिंग द मसल्स इन द लंग्स एंड वाइडनिंग द एयरवे। इनकी अस्थमा की कंडीशन ही आपको दे रखी है कि मसल्स जो है उनको रिलैक्स करने के लिए और जो एयरवे है उसको वाइड करने के लिए या फिर डायलेट करने के लिए कौन सी दवाई यूज ली जाती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ब्रोंको डायलेटर। जिन्होंने ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह किया है उनका आंसर तो 100% गलत है, जिन्होंने ब्रोंको डायलेटर किया है उनका आंसर राइट था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डेस करके लिखा है, इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर आर द ड्रग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस नेचुरल और सिंथेटिक विच आर इफेक्ट टू बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी डेफिनेशन हो गई वैसे, लेकिन आपको सिंपली फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई थी, यानी कि फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन आपको दी गई थी और वहाँ पे आंसर में आपको फार्मेकोलॉजी करना था। तो फार्मेकोलॉजी की आपको सिंपली डेफिनेशन पूछी गई थी, ये कुछ ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, वैसे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट एंड सिंपल में पूछा गया होगा। चलिए यहाँ पे कुछ एक लिंक्स दे रखे हैं, ये पेपर वैसे जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है और जिन्होंने ऑल प्रीवियस पेपर्स बाय कर रखे हैं उनको जल्द ही मिल जाएगा, कल या परसों तक। जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड की पेपर्स हैं वो सारे के सारे पेपर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए ये लिंक है, जो भी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं कर रखे हैं वो डिस्क्रिप्शन से जो भी ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और कोर्स की वेबसाइट भी है, ये जो है ऑफिशियली वेबसाइट है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करते हैं तो अच्छा रहेगा आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाय करें और वहीं मोबाइल नंबर डालें जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आप जिस नंबर से एंटर कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऐप के अंदर, उसी नंबर से आप जो है अपना पेमेंट करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जुड़ जाइए, हमने सबसे पहले बता दिया है नर्सिंग चैलेंजर्स, आपको जाके सर्च करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इज द स्टडी डैश इज द स्टडी ऑफ स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंडीशन इज ए डिफाइंड पॉपुलेशन। डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर जो भी डिटरमिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूशंस या फिर डिटरमिनेंट्स होते हैं हेल्थ के, जो पैटर्न्स होते हैं, डिजीज कंडीशंस होते हैं, उनकी स्टडी करना या फिर एनालिसिस करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपकी एपिडेमियोलॉजी। ये आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एन FDR चार्ट इन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर FDAR चार्ट का मतलब क्या है, ये आपको सिंपली पूछा गया था। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था। F का मतलब होता है आपका फोकस, F का मतलब हो गया आपका फोकस, D का मतलब हो गया डाटा, A का मतलब हो गया एक्शन और R का मतलब हो गया रेस्पॉन्स। ये आपको राइट आंसर करना था। यहाँ पर देख लीजिए, फोकस, डाटा, एक्शन एंड रेस्पॉन्स, ये आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VED एनालिसिस, शायद ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी पूछा गया था और वहाँ पे शायद सिंपल V का मतलब पूछा गया होगा, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया था जो इन्वेंट कंट्रोल है, इसमें VED एनालिसिस का मतलब क्या होता है। V का मतलब होता है वाइटल, और वहाँ पर भी आपको फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी क्या करना था, वाइटल करना था। E का मतलब होता है इसेंशियल, D का मतलब होता है डिजायरेबल। तो ये आपके VED का मतलब हो गया वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग लामा। लामा के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर आपको लामा की मतलब जो फुल फॉर्म है वो आपको पूछी गई थी। लामा का मतलब होता है लिविंग अगेंस्ट मेडिकल
एडवाइस, ये आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंडमार्क ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब बिटवीन लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब जहाँ से इंसर्ट करते हैं या फिर जो लैरिंग्स और जो ट्रैकिया के बीच का जो स्पेस होता है उसको किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था थायराइड नॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड इज, सीबेशियस ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, तो आपको आंसर में करना था सिक्रीशन ऑफ सिबम, सिबम का सिक्रीशन करना ही मेन काम होता है सीबेशियस ग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिमूविंग ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इज कॉल्ड, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था डीकैनुलाइजेशन, डीकैनुलाइजेशन। यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव करना क्या कहलाएगा, डीकैनुलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेसिव साई फीलिंग टू इनएडिक्वेट अफेक्ट बाय क्रिटिसिज्म विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि किस टाइप की ये पर्सनैलिटी है जिसमें एक्सेसिव साई होती है और फीलिंग टू इनएडिक्वेट अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म होती है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था अवॉइडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की पहली स्टेप क्या होती है, ये सिंपली आपको पूछा गया था, यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग टू ए थर्ड पार्टी फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ए पर्सन दैट रिजल्ट्स इन डैमेज टू द पर्सनस रेपुटेशन, शायद क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग पूछी गई होगी, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि किसी भी पर्सन की कम्युनिकेट करके किसी पर्सन की रेपुटेशन को खराब करना, है ना, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना, यूँ बोल सकते हैं आप, तो ये किस प्रकार का टॉर्ट है, ये आपको पूछा गया था। वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था डिफामेशन, डिफामेशन, यहाँ पे आपका डिफामेशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर कौन सा एक रिकॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, इंक्लूड नहीं किया गया है, वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था सेंसस रिकॉर्ड, जनगणना का जो रिकॉर्ड होता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नहीं आता है, बाकी सभी के सभी जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे वो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO एस्टैब्लिश्ड, ये क्वेश्चन और पूछा गया था कि WHO कब एस्टैब्लिश हुई थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है, 1948 आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन ड्रग इज गिवन बाय मेजरिंग, क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि बच्चों को जो ड्रग दी जाती है उसका मेजरमेंट हम किस बेसिस पे करते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब भी बच्चों को ड्रग दी जाती है फिर दवाई दी जाती है, वो हम उस बच्चे के वेट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसका जितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग जो है वो मेजर करके उस बच्चे को देते हैं, तो वेट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए ट्रेस एलिमेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक ट्रेस एलिमेंट है, तो वहाँ पे आपको राइट आंसर करना था कॉपर। वैसे जिंक जो है वो भी आपका ट्रेस एलिमेंट ही होता है, लेकिन शायद ये ऑप्शन आपको अगर जिंक दिया गया था तो आपको आंसर में जिंक ही करना था, और अगर आपको जिंक ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो फिर आपको आंसर में कॉपर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए ओपेक ऑब्जेक्ट, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपेक जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको किस प्रोजेक्ट पे हम दिखाते हैं, एविएड के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था एपीडियास्कोप, एपीडियास्कोप, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम जो भी एपीडियास्कोप होता है इस प्रोजेक्ट में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डैश करके लिखा है, इज ए नॉन स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द कंप्रेसिबिलिटी एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्टेमस, यानी कि आपको सिंपली जो हैगार साइन है उसके रिगार्डिंग सिंपल सी डेफिनेशन दी गई थी कि जो सर्वाइकल स्टेमस है उसकी सॉफ्टनिंग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हैगार साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल कवर बैग कोविड वाज टू प्रिवेंट, यानी कि जो डबल कवर का जो बैग यूज़ लिया जाता है कोविड के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके जो भी डिस्कार्डेड जो भी वेस्ट होते हैं इनके लिए डबल कवर बैग जो है वो यूज़ लिया जाता है, तो ये किससे बचाता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो काफ़ी लोगों ने प्रिवेंट इन्फेक्शन वगैरह इस प्रकार से ऑप्शन में किया होगा आंसर, तो उनका सभी का गलत हो गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर में करना था टू एंश्योर एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड नो लीक, जो डबल कवर के जो भी बैग आते हैं कोविड वेस्ट के लिए वो आते हैं एडिक्वेट स्ट्रेंथ के और नो लीकेज, यानी कि उसके अंदर लीकेज ना हो और एडिक्वेट जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वो इसके अंदर आ जाए, इसलिए डबल कवर बैग जो है वो यूज़ लिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्टोर बायोमेडिकल वेस्ट सेपरेटली प्रायर टू हैंडलिंग। यानी कि जो भी कोविड-19 के रिलेटेड जो वेस्ट होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को सेपरेटली उनको कलेक्ट किया जाता है। उसका नाम आपको सिंपली पूछा गया था। और अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर अगर कंप्लीट फुल फॉर्म दी जाती है तो शायद आप सभी सही करके आते, लेकिन आप सभी ने लगभग लगभग गलत किया होगा। बहुत कम लोगों के यहाँ पे तुक्के लगे होंगे, और जिनके तुक्के लगे हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो गई एक क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था CBWTF, यानी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। CBWTF जो है ये कोविड-19 से रिलेटेड जो भी वेस्ट होती हैं उनको कलेक्ट करती है और स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैटरेक्ट दैट अफेक्ट द एजेस ऑफ लेंस वाइटिस वेज सेप्ट ऑपेसिटी सीन इन। शायद आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा वेज सेप ऑपेसिटी है ना, वाइटिस वेज सेप ऑपेसिटी किस टाइप के कैटरेक्ट के अंदर देखने को मिलती है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना था कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कौन सा कैटरेक्ट? कॉर्टिकल कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज ए रिजल्ट इन डैमेज द ऑप्टिक नर्व एंड कॉज विजन लॉस। यानी कि किस टाइप का वो ग्लूकोमा होता है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और विजन का लॉस हो जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। इनके अलावा जो भी अगर आपको ऑप्शंस वगैरह दिए गए थे तो वो आप ऑप्शंस हमें बता सकते हैं। तो ये हमारे करीबन 65 क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। इनके अलावा अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अगर याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे, उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर भी डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।